और जी सो कहाँ थे? हाँ, तो हमने बात कर रहे थे रिज एंड लैसो रिग्रेशन की। तो वी स्टार्टेड ऑफ विद रिज रिग्रेशन। सो रिज रिग्रेशन में हमने कहा कि हमारे पास जो है दिस इज हाउ द regularization equation looks like. In this equation, if you can look at it, so we have जो हमने बात की थोड़ी देर पहले related to the value of lambda, जो हमने बहुत बड़ी वैल्यू चूज की। तो अब ये बड़ी इक्वेशन हो गई है हमारी, लेकिन उसमें हमने कहा कि lambda is representing the regularization parameter। अगर इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही ये आपके जो इम्पैक्ट इसका आएगा पैरामीटर पे वो काफी ज्यादा होगा, और मींस कि उसको जीरो की तरफ ले जाएगा उस पैरामीटर को, बिकॉज योर जो आपका मॉडल होगा इट विल ट्राई वेरी हार्ड टू रिड्यूस द कॉस्ट फंक्शन, और उसको कॉस्ट फंक्शन को रिड्यूस करने के लिए पैरामीटर्स के साथ ही कुछ कर वो ट्यूनिंग उसकी कर रहा है, तो उसको इतना कम कर देगा कि वो ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और जब आप देखेंगे तो आपकी इक्वेशन में जो हाइपोथेसिस की है उसमें वो जो पैरामीटर है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो होगा। तो उसको ऑब्वियसली अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है थीटा मल्टीप्लाई विद एनी एक्स एनी फीचर, सो अगर ये बहुत कम वैल्यू है तो ये इसको ऑटोमेटिकली ये टर्म सारा ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सो दिस होल टर्म इज कॉल्ड रेगुलराइजेशन टर्म। अगर हम इसको देखें तो ये नहीं, ये नहीं हो रहा है कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, चले लेट्स सी इफ आई कैन गिव सम एग्जांपल कैसे हो सकता है। आई डोंट नो कैसे होगा। एक्चुअली इसको मैथमेटिकली सॉल्व करने से ये चीज क्लियर होगी। कैसे क्लियर होगी? लेट्स सी फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो कि हम कर पाएंगे या नहीं, बिकॉज इट्स गोइंग टू टेक अ व्हाइल जब इसको करेंगे। कि वी हैव दीस टू सैंपल्स, लेट्स से कि दिस इज एट 1 and this is at for example 3, and this is 1 and this is for example y की वैल्यू इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं तो 4। ठीक है जी, डेटा सेट जिसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू अगर मैं लूं और इसको मैं कहूं कि x इज इक्वल टू, जब 1 था तो y भी 1 था, x की वैल्यू जब हो गई 3 तो y हो गया 4। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा इसको ऐसे कहते हैं कि इसको कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो हाइपोथेसिस है h थीटा ऑफ x, उसकी वैल्यू हम शुरू में हम कहते हैं कि हमारे पास हाइपोथेसिस कुछ यूं बन रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट लें 0.5 से और यूं जाए। ठीक है जी, ये जो लाइन है अगर इसको हम देखें तो हमें पता लग रहा है इससे कि हम इसको अगर ये हमारा जो अगर यूं जाए थोड़ा सा तो ये शायद ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माइनस शायद 0 पॉइंट या -1। ठीक है जी, -1 ऐसा ही है। ठीक है जी, तो हम कह देते हैं कि माई थीटा नॉट इज इक्वल टू -1 जो मुझे दिख रहा है। ठीक है जी, और ये जो इसका स्लोप है ये हमारे पास फॉर एग्जांपल इट इज हाउ मच, मे बी ये हमारे पास होगा फॉर एग्जांपल ज्यादा ही होगा स्लोप की वैल्यू 2 ले लें। फॉर एग्जांपल 2 ले लेते हैं, पॉजिटिव ही होगा इतना तो मुझे पता है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो इक्वेशन आ जाती है -1 प्लस और ये हो जाता है 2x, ये हो गया। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि हमारे पास दिस वन इज 2 इज रिप्रेजेंटिंग थीटा 1। अब हम ये करते हैं थोड़ा सा कि इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, रेगुलराइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि बड़ा जबरदस्त फिट जा रहा है ये लाइन, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब टेस्ट डेटा आता है वो कुछ यूं होता है। तो इधर ये तो बिल्कुल फिट जा रहा है, यूं बिल्कुल क्रॉस कर रहा है, लेकिन इधर एरर्स बढ़ जाएंगे। तो उससे बचने के लिए हम रेगुलराइजेशन की तरफ जाते हैं। तो रेगुलराइजेशन हमें क्या कहता है कि हमारे पास द कॉस्ट
इज इक्वल टू 1/2m समेशन I इज इक्वल टू 1 to m। और फिर यह हमें कहता है, अगर इस इक्वेशन को देखें, ठीक है जी, ये हमें कहता है कि h थीटा ऑफ x माइनस वाई होल स्क्वायर, ठीक है जी, और फिर प्लस लैम्डा थीटा जितने भी हैं, ठीक है, इस केस में हमारे पास j इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है जी, जितने भी एक ही फीचर है, ठीक है जी, फॉर x थीटा j स्क्वायर, ऐसे कहता है, ठीक है जी। अब इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हम समझें। तो ये हमारे पास, अगर हम मैं इसको देखूं, सो दिस इक्वेशन विल बिकम -1 +2, और एक्स आई की वैल्यू क्या है 1 शुरू में पहली की, माइनस वाई आई क्या था 1 था होल स्क्वायर, फिर प्लस अगला क्या है, हाँ, -1 +2 × 3 प्लस, सॉरी, माइनस वाई क्या था 4 होल स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस अब करें लैम्डा, लेट अस चूज लैम्डा इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 100, ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा 100, और थीटा 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, हमारे पास एक ही है ना, बस थीटा 1 ही है ना, तो ये हो जाएगा 2 और उसका स्क्वायर। अब अगर हम देखें इसको, तो दिस विल बिकम 2, फिर 1, 1 - 1 0, ठीक है, उसका स्क्वायर 0 आ गया, ये क्या आएगा 3 2 6, 6 - 4 2, और 1 का स्क्वायर, ठीक है जी, 1 ऐसे जो होगा, अगर ये टर्म नहीं होगा, रेगुलराइजेशन नहीं होगा, सो द आंसर विल बी 1, ठीक है, लेकिन रेगुलराइजेशन है, तो इसने क्या किया, प्लस 100 × 4 400, आंसर आ गया 401। इट्स अ वेरी बिग नंबर, वैसे ये 1 होता, ये 400 ले आया। अब ये क्या करेगा एल्गोरिथम, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपके पास नेक्स्ट स्टेप होता है हाइपोथेसिस का, इधर इसकी वैल्यूज को फिर ट्यून करना, ठीक है। अब हाइपोथेसिस में मैं अब ये अगर मेरे पास कॉस्ट तो बहुत ज्यादा आ गया, इसका मतलब ये है कि ये हाइपोथेसिस, ये ट्यूनिंग आपने की है, ये कुछ बेहतर नहीं है, तो ट्यूनिंग में वो क्या करेगा, वो करेगा इसकी वैल्यू को, ये जो आपको नजर आ रहा है थीटा 1 की वैल्यू को, बिकॉज आपके पास यहाँ पे इसका इफेक्ट क्या है, यहाँ पे सिर्फ थीटा 1 है, थीटा नॉट तो नहीं है ना, ठीक है, तो हमारे पास थीटा 1 है, तो ये क्या करेगा, ये थीटा 1 के इफेक्ट को कम करने के लिए इसकी वैल्यू को, अगर ग्रेडियंट डिसेंट अभी हम आगे जाके देखेंगे, अगर वो आप लगाते हैं तो वो इसकी वैल्यू को ट्वीक करेगा ज्यादा, मैं इसको 2 से लेके इसको जितना आप कम करोगे, तो इधर क्या हो जाएगा 100, वो प्लस होगा 100 इंटू छोटी वैल्यू डिवाइडेड बाय पावर, इस तरह होगा। तो जितनी ये वैल्यू कम होगी यहाँ वाली, इतनी ही आपके पास इधर जो कॉस्ट आ रहा होगा, तो कॉस्ट ग्रेडियंट डिसेंट क्या करके देता है, वो कॉस्ट को रिड्यूस करता है ना, और हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही है कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो कॉस्ट मिनिमाइज तब होगा, ये ना होता तो कॉस्ट 1 था, ये हुआ तो कॉस्ट 401 हो गया। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि किस तरीके से ये जो वैल्यू है, इधर कौन सी वैल्यू पड़ी है इस टाइम, यहाँ पे थीटा 1 पड़ा हुआ है, तो थीटा 1 की वैल्यू को इतना कम कर दिया जाए कि वो 100 के साथ जब मल्टीप्लाई हो, तो वो इसको जो है जीरो तो ना करे, लेकिन जीरो के करीब कर दे कुछ ना कुछ, ठीक। तो आपके पास जब ये इतना आप ये ट्वीक करेगा बार बार, और ये इसको आइट्रेशन होंगी, चलेंगी चलेंगी, इसकी वैल्यू को ये ले आएगा तकरीबन 0.3 इसने कर दिया। अब 0.3 कर दिया, 0.3 और 100 मल्टीप्लाई हुए तो शायद 30 आ गई वैल्यू, तो आपके पास जो है ये एक आप उस पोजीशन पे आ गए कि कॉस्ट कम हो गया है, और शायद इससे ज्यादा और कम नहीं हो पा रहा है आपके पास, तो फिर क्या हो जाएगा आपके पास ये 0.3 इस इक्वेशन में, ये 2 रिप्लेस हो जाएगा 0.3x के साथ। और अब आपके पास आप देखेंगे कि इसका जो आपके पास, अगर ये चीज बिल्कुल जीरो हो जाती है, आपने इतना इसको वो किया, फाइन ट्यून हो गया कि ये क्या कर रहा है कि इसको बिल्कुल जीरो कर देता है, कॉस्ट इतनी कम हो रही है कि इसको और कम हो कर पा रहा है आपका ग्रेडियंट डिसेंट, तो फिर क्या हो जाएगा आपके पास, ये कैसे दिखेगा आपका हाइपोथेसिस नया वाला, ये आपको यूं दिखेगा, या यहाँ पे कहीं होगा स्ट्रेट लाइन, बिकॉज ओनली थीटा नॉट विल बी लेफ्ट, ओनली द
y इंटरसेप्ट विल बी लेफ्ट। और यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है इसमें हम कहते हैं कि जो स्लोप होता है स्लोप का स्क्वायर होता है। तो स्लोप जितने भी हैं हमारे पास, दिस इज अवर इक्वेशन कि हाइपोथेसिस इक्वल थीटा नॉट प्लस थीटा 1x प्लस थीटा 2x x2, ठीक है जी, प्लस थीटा 3x3 क्यूब फॉर एग्जांपल, समथिंग लाइक दिस। सो दीज आर आवर स्लोप्स एंड दिस इज आवर y इंटरसेप्ट। सर इससे पहले भी तो हम यही नहीं कर रहे थे, पैरामीटर्स को ट्यून करते थे कि हमारी पॉजिटिव डिक्रीज हो। पैरामीटर हाँ करते थे, लेकिन उसमें हम कहते थे कि ओवर फिटिंग नहीं है ना। हम उस चीज से बचने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास जब हमने ट्यून कर दिया, पैरामीटर्स ट्यून हो गए, कॉस्ट कम हो गया, ठीक है, बट एट द मोमेंट वी डोंट नो इफ इट इज ओवर फिट और नॉट। ओवरफिट में क्या होता है, हमने कहा कि हाई वेरिएंस होता है। हाई वेरिएंस में जब हमने बात की तो उसका मतलब ये था कि जब कोई ऐसे अनसीन डेटा मैं सिस्टम को दूं और वो मुझे उसकी एकदम कॉस्ट जो है वो बढ़ा दे, या एरर, कॉस्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये एरर है, ये पार्ट, इसकी वैल्यू एकदम बढ़ गई, जब ये बढ़ गई तो कॉस्ट भी बढ़ गया। तो आप कहते हैं कि आपके पास एरर जो है, अब आपके पास एरर इसने ज्यादा कर दिए, तो ये ओवरफिटिंग की सिनेरियो। हम क्या करना चाहते हैं, हमारा मकसद ये है कि हमारे पास आपका जो टेस्ट डेटा है, ट्रेनिंग डेटा है, उसमें मॉडल ट्रेन हो जाए, ट्यून भी हो जाए, लेकिन आपके पास सेकेंडली ये ना हो कि आप उसको अनसीन डेटा दे और उस पर कॉस्ट एरर ज्यादा मिले। हम उस सिनेरियो से बचना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम ये कर रहे हैं कि हम रेगुलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, और उसमें क्या कर रहे हैं कि हम सबके ये जो वेट्स हैं, अगर ये पहले बहुत ज्यादा था, 2 था, 2 पे परफेक्ट था, लेकिन अब ये क्या हो गया, 0.3 पे आ गया, तो इससे ये रेगुलराइज हो गया। अब इसका इफेक्ट है लेकिन कंपैरेटिवली वो कम है, मींस के इसका जो है अभी आपके पास लाइन कुछ यूं आ जाएगी और एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब ये स्लोप पहले यूं था, इसकी वजह से ये स्लोप जो है ये अब शायद के कुछ यूं हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास दिस इज, बट ऑब्वियसली ये जो एग्जांपल मैंने दी, ये मैंने कोई 2 पॉइंट्स लिए, तो इसके लिए इट्स नॉट सूटेबल एट ऑल, ठीक है जी। सूटेबल ये तब होगा व्हेन यू हैव अ वेरी लार्ज डेटा सेट। जो डेटा सेट में कुछ नजर भी तो आपको आए ना कि ओवरफिटिंग जो हो रही है उन सेट्स पे हो रही है, इस पे तो हमें पता है कि दिस इज क्रिस्टल क्लियर कि दो इधर से गुजार लो, दिस इज द बेस्ट फिट, और डेटा भी यही पे है। लेकिन अगर आपके पास वो सिनेरियोस होंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे। तो ये सर हायर ऑर्डर के लिए यूज होगा। हाँ, तो हायर ऑर्डर ऑब्वियसली, हाँ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो हाँ, बस ये तो समझाने के लिए ना, हायर ऑर्डर में आपके पास ओवरफिटिंग ज्यादा होती है ना। हाँ, ओवरफिटिंग होती तब है जब आपके पास हायर ऑर्डर की तरफ जाते हो ना। अच्छा जी, तो जरा देखें इसको कि इस जो इक्वेशन है रेगुलराइजेशन में दो गोल्स हैं आपके। क्या गोल है? नंबर वन, इफ यू लुक एट इट हियर, सो दिस वन, ये कॉस्ट फंक्शन, ये बहुत मजे का कॉस्ट फंक्शन बन गया। ये पहला जो टर्म है ना, ये वाला एरर वाला, ये आपको क्या करके दे रहा है, ये आपको जब ये पैरामीटर्स ट्यून होते जाएंगे, ये आपको कर रहा है हेल्प बेस्ट फिट की तरफ ले जाने में, पैरामीटर को फिट कर रहा है, बेहतरीन फिट, ठीक है जी। अगर ये ना हो तो ये ओवर फिटिंग आती है, उसमें इसका बड़ा रोल है, बिकॉज ये इधर से ये माइनस हो जाते हैं, तकरीबन जीरो ले आता है, लेकिन आपको पता नहीं लगता है कि ओवर फिटिंग होगी। और ये टर्म क्या करता है, ये उस ओवर फिटिंग से बचने के लिए एक जो चीज है वो आपके पास बड़ा परफेक्टली फिट कर रहा है, और दूसरा ओवर फिटिंग से बचा रहा है। सो इफ यू लुक एट इट, द फर्स्ट टर्म फिट्स the training data well, while the second term keeps the parameter value small, hence performing regularization. So there is a trade off between the two terms. इन दो terms में trade off है। कैसे कि आप ये lambda ये trade off control करता है। lambda should be, if when you try it, keep lambda between 0 and 1, इसके दरमियान में रखो। 0 रखोगे तो इसका मतलब ये है कि इक्वेशन यही रख लो हमेशा के लिए, लैम्डा की वैल्यू को 0 रखो, इनिशियली कहीं पे 0 रख लो, अगर रेगुलराइजेशन नहीं करनी तो फिर तो 0 का मतलब ये है कि ये टर्म हो गया 0, आपके पास जो इक्वेशन आ गई वही पुरानी इक्वेशन आ गई कॉस्ट। अगर रेगुलराइजेशन यूज करनी है तो लैम्डा की वैल्यू को 0.1 0.001 और फिर देखो एक्यूरेसी को कि बढ़ी नहीं बढ़ी, एक्यूरेसी बढ़ रही है का, तो फिर 0.03 को देखो एक्यूरेसी बढ़ी, हाँ ठीक है, और बढ़ा, और बढ़ी नहीं बढ़ी,
रुक गई या कम होती जा रही, तो वहां लास्ट जो लास्ट आपने बनाई थी वो वही यूज करो। ठीक है, वो पाइथन कोड में भी इसको ऑटोमेट भी कर सकते हो आप लोग कि डू दिस फॉर दिस लैम्डा, चेक द एक्यूरेसी, वो चेक कर लिया जाए। और अगर वो कम, जिस तरह कॉस्ट के लिए ग्रेडियंट डिसेंट आपने यूज किया है, तो इसके लिए आप कुछ इस तरह का वो कर सकते हो कि आप कंपैरिजन करो। ग्रेडियंट डिसेंट याद है ना कि कॉस्ट की वैल्यू पिछले से इसमें कितना डिफरेंस आया, एक तो होता है ना कितने आइट्रेशंस चला लो, ये कर सकते हो। दूसरा ये तरीका भी है कि आप कहें कि लास्ट जो कॉस्ट आया उससे पिछला कॉस्ट जरा माइनस करो और देखो कि डिफरेंस कितना है। अगर डिफरेंस इज वेरी माइन्यूट तो वहीं पे रुक जाओ। इसमें भी आप ये कर सकते हैं कि इफ द एक्यूरेसी इज इंक्रीजिंग, सो कीप ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा। इफ कहीं पे इफ द एक्यूरेसी इज डिक्रीज्ड कंपेयर टू द प्रीवियस वन, तो वो प्रीवियस में जो पैरामीटर्स की वैल्यू सेट हो गई है, दैट्स माय पैरामीटर वैल्यूज। ठीक है, हाँ उसमें कह रहे वो तो ग्रेडियंट डिसेंट है ना, वो तो एल्गोरिदम है ग्रेडियंट डिसेंट। इसमें भी हम ग्रेडियंट डिसेंट देखेंगे, ये बल्कि आ गया है, नहीं आया, अच्छा वो आ जाएगा। तो ग्रेडियंट डिसेंट इसमें भी है। तो ग्रेडियंट डिसेंट में बस यही होता है ना कि आपके पास इसमें ये वो कॉस्ट पे आपको पार्शियल डेरिवेटिव उसका लेना होता है ना, अभी देख लेते हैं। दिस इज अनदर थिंग, दिस इज व्हाट इज इट, इट इज इन रेगुलराइज्ड लीनियर रिग्रेशन वी चूज थीटा टू बी, अच्छा ये वही बात अभी मैं कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ कि व्हाट इफ द लैम्डा इज वेरी लार्ज, तो वी नो कि क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होता है। नंबर वन, और इसको हम कह रहे हैं कि वी आर पेनलाइजिंग या पीनलाइजिंग द पैरामीटर्स। ये यही कर रहे हैं ना, पैरामीटर्स की जो भी वैल्यू उसको बहुत कम की तरफ लेके जा रहे हैं, उसकी वेटेज को कम कर रहे हैं। जब उसकी वेटेज को कम कर रहे हैं, सो वी कॉल इट पीनलाइज। सो वी विल पीनलाइज द पैरामीटर्स एसोसिएटेड विद स्लोप in our hypothesis. These parameters will become approximately equal to zero. अगर इतनी बड़ी वैल्यू होगी जैसा कि ये जीरो हो जाएगी। नंबर थ्री, this will result in underfitting because अगर ये इस तरह ये आपके पास सैंपल डेटा है और आपने उसकी वैल्यू को बहुत बढ़ा दिया, तो वो क्या हो जाएगा, ये सारे खत्म हो जाएंगे, सारे सारे जीरो के हो गए, सिर्फ ये रह जाएगा। तो ये जहां पे होगा उधर एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है जी, ये हो गया। फिर आपने कहा कि ये तो अंडरफिट हो गया, ये तो ओवरफिट नहीं है, ये जस्ट राइट भी नहीं है, अंडरफिट है, फिटिंग इसकी हुई नहीं है। फिर आप कहोगे एंड ग्रेडियंट डिसेंट विल फेल टू कन्वर्ज। ये आपके पास अगर लैम्डा की बहुत बड़ी वैल्यू लोगे तो उसके नुकसान ये हैं। ठीक, अभी अगर हम ग्राफिकली इसको देखें तो दिस इज अ रिज रिग्रेशन। ऑन द लेफ्ट यू हैव लीनियर मॉडल, ऑन द राइट यू हैव ऑर्डर 10। ठीक है जी, दिस इज फ्रॉम द बुक। तो उसमें आप अगर देखें, so when the on this one the linear one, let's focus on this one, more important because we have a problem of overfitting there. So in this case, if you look at it, we have this blue line when lambda is equal to zero. Lambda is equal to zero का मतलब एक regularization भी है, ठीक है। तो zero we are taking it as a zero, and if you look at it, so we have quite a lot of zigzags and ups and downs. फिर आपने क्या किया कि you chose के the lambda is equal to 10 raised to the power minus 5, means it's now greater than zero but a very small value। ठीक है, तो इसमें इसमें आप देखें तो we reduced these zigzags या the ups and downs, थोड़ी सी इसकी वो मैग्नीट्यूड में फर्क आ गया। ठीक है जी, अगर यहाँ पे एरर ज्यादा था ब्लू वाले में, आपके हर डेटा पॉइंट से वो उसकी दूरी ज्यादा थी, मतलब फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट ये काफी दूर है यहाँ से। ठीक है जी, अब ये ग्रीन वाले ने थोड़ी सी वो दूरियां कम कर दी, तो सब पॉइंट्स के करीब करीब हो गया, कंप्यूटर बुझा देगा। फिर लास्ट आपका अगर आप इसको 1 कर देते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, हाँ हाँ, मतलब आपके पास ये इसको आपने ये कर दिया, हाँ अंडरफिट नहीं, लेकिन ऑब्वियसली वो थीटा स्क्वायर हो जाएगा प्लस थीटा स्क्वायर, तो ये आपके पास स्क्वायर फंक्शन बन जाएगा। ठीक, समझ आ रही, स्क्वायर फंक्शन। सो ये आपके पास यू जा रहा है और फिर यू, ठीक है, मतलब ये भी अच्छा नहीं है, 1 भी अच्छा नहीं है। सो आप देख रहे हैं कि दिस इज द इफेक्ट ऑफ लैम्डा। लैम्डा क्या इफेक्ट डाल रहा है। फिर आपके पास नेक्स्ट इज दिस इज लैसो रिग्रेशन। हाँ, लैसो
की बात अभी आ गई है। रिज और लैसो रिग्रेशन में फर्क ये है कि इन लैसो या लैसो रिग्रेशन या L1 रेगुलराइजेशन किसको कहते हैं, L1 क्यों कहते हैं, उसको L2 क्यों कहते थे, याद है क्यों, हाँ थीटा के ऊपर स्क्वायर था, राइट। इसमें स्क्वायर नहीं है, इनफैक्ट यू हैव अ मॉड है, बस यही डिफरेंस है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू कि ये दिखता कैसे, इसकी शक्ल कुछ आपको यूं नजर आएगी if you look at it। इसके फिर ग्रेडियंट, वो हमने जो कॉन्टोर प्लॉट्स पढ़े थे, याद है आप लोगों को कॉन्टोर प्लॉट शुरू में, उसमें हम बात करते थे, तो आपका जो कॉस्ट फंक्शन है L2 वाले का, तो L2 कुछ यूं होता है, ठीक है जी, वो हमने पढ़े हुए शुरू में, ठीक है जी। इधर से अगर हम यहाँ पे हैं तो यहाँ पहुंचना होता है, एंड L1 this one, so the contour plot looks like this। हमें इधर अगर हम किसी ना किसी स्लोप पे होंगे, इधर से हमें यहाँ पहुंचना होगा, एक्सिस पे होंगे, किसी ना किसी एक्सिस पे होंगे, और हमें जो है सेंटर पे पहुंचना पड़ेगा। दिस इज हाउ इट लुक्स, बट वी डोंट नीड टू गो, वो आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। लेकिन लेसो रिग्रेशन अगर आपने यूज करना है, सो उसका फॉर्मूला इट्स वेरी सिंपल, जस्ट इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्क्वायर ऑफ द पैरामीटर्स, यू टेक द मॉड ऑफ ऑल द पैरामीटर्स। अगर माइनस है वैल्यू, उसको प्लस कर दें, सिंपल। सम कर दें, उसकी जो भी एक्चुअल वैल्यूज है उनको सम कर दें, लेकिन इंस्टेड ऑफ टेकिंग द नेगेटिव वैल्यूज, नेगेटिव को भी प्लस कर दें, ठीक है, मॉड ही करते हैं। तो इसमें देखें आप, अगर वही दोबारा लें, तो अगर लैम्डा 0 है तो वही आ जाएगा, ब्लू वाला जो लिख रहा है, जैसे पहले भी था। लेकिन अब इधर क्या फर्क होगा कि जब इसकी वैल्यू 10 रेज़ टू द पावर -7 है, उसमें -5 थी, इसमें -7 थोड़ी सी आपने बढ़ाई, क्यों, उधर स्क्वायर था, इधर स्क्वायर नहीं है, तो इधर जो स्क्वायर नहीं है तो कॉस्ट ऑलरेडी कम आ रहा है, उधर स्क्वायर था तो कॉस्ट मल्टीप्लाई वो रेज़ टू द पावर, तो इसको 2 टाइम्स था, तो कॉस्ट ज्यादा है। इधर यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाया, वो 10 रेज़ टू पावर -5 था, ये 10 रेज़ टू पावर -7 है, उससे छोटी वैल्यू है, 0 के ज्यादा करीब है। तो आप देखेंगे, ये देखें ना इसको ग्रीन वाले को, इसके वेरिएशंस को, उसमें थोड़ी वेरिएशंस थी, पीछे देखें हैं, इसमें ग्रीन वाले में देखें वेरिएशंस है, इस 10 रेज़ टू पावर -5 में वेरिएशंस है बिकॉज़ ऑफ द स्क्वायर। इसमें आप देखें तो ऐसे हो गया, फिर 1 पे 1 पे भी सीधा हो गया। अच्छा, अब इसका हम ज्यादातर जो यूज करते हैं ना, जो ज्यादातर आपको पेपर्स में भी नजर आएंगे, रिसर्च में, आर्टिकल्स में, वो आप देखेंगे कि आपको नजर क्या आएगा, L2 या रिज रिग्रेशन जो है वो ज्यादा नजर आएगा, बिकॉज उसमें देखें ना कि थोड़े से चेंज से इतना ज्यादा फर्क नहीं आता, थोड़े चेंज से कम फर्क आया है, तो आप वो अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंज किया और आप देखें कि इतना जो सीधी हो गई है, तो ये थोड़ा सा जो है इधर आपको वो, आपके पास वो मार्जिन बड़ा कम रह जाता है कि क्या किया जाए इधर, तो इसलिए हम L2 आप अगर काम करते हैं तो पहले स्टार्ट ऑफ विद L2 रिग्रेशन मॉडल। वो अगर अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा, आप चाहते हैं कि यार एल L1 पे चला जाऊं, उस पर भी ट्राई कर लें, तो इतना फर्क तो नहीं है, कोड में एक चीज चेंज करनी पड़ेगी बस आपको, ठीक। अच्छा जी, वेरी गुड। सो L1 रेगुलराइजेशन की कुछ वो है कि एल, अच्छा, दोनों दोनों में एक चीज है ना कि L2 रेगुलराइजेशन जो थी, L2 रेगुलराइजेशन या रिज रिग्रेशन जो थी, दैट वाज यूज्ड फॉर रेगुलराइजेशन ओनली, ठीक है जी। और ये जो L1 है, ये आपके पास यूज होती है फॉर रेगुलराइजेशन एज वेल एज फीचर सिलेक्शन। आगे हम जाके पढ़ेंगे फीचर सिलेक्शन। तो फीचर मैंने कहा ना कि कौन से फीचर्स को रखना है, किसको हटाना है, तो ये लैसो जो है ये इसमें एडिशनल एक चीज आ जाती है, फीचर सिलेक्शन, ठीक है जी। सो थोड़ा सा उसके बारे में बताया गया कि एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैसो रिग्रेशन इज दैट इट टेंड्स to completely eliminate the weights of the least important features, that is set them to 0. For example, the dashed line in the right plot जो ऊपर आपने देखा on figure is previously 10⁻⁻7 पे even, ठीक है जी, 10⁻⁻7 पे इसने इसको क्वाड्रेटिक बना दिया, ठीक है जी। वो हमने बात की कि थोड़े से चेंज पे इसने इतना कर दिया वैल्यू को।
So in other words, Lasso regression automatically performs feature selection and outputs a sparse model that is with few non-zero features weights. ठीक है जी? So that's why it's not too much used. Favorable ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर जो यूज होता है वो L2 हम यूज करते हैं. अब जरा ग्रेडियंट डिसेंट को देख लेते हैं कि जो ग्रेडियंट डिसेंट अगर एल्गोरिदम हो तो वो हम इसमें कैसे अप्लाई करेंगे. ठीक है जी. तो हमारे पास जो अगर आपको याद है ग्रेडियंट डिसेंट याद है तो वो कुछ ऐसे दिखता था. कैसे? हाँ. अगर मैं इसको यूं हटा दूं याद है आप लोगों को थीटा जे अपडेट ये अपडेट रिप्रेजेंट कर रहा है डॉट इज इक्वल टू सी कॉलन इज इक्वल थीटा जे माइनस अल्फा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द कॉस्ट बोलते हैं याद है जो भी कॉस्ट हो. तो कॉस्ट इस केस में क्या हुआ विद एडिशन ऑफ दिस टर्म रेगुलराइजेशन टर्म. ठीक है जी. जब इसको आप डेरिवेट करेंगे तो ऑब्वियसली अगर आप विद रिस्पेक्ट टू जीरो करेंगे तो आपके पास ये टर्म तो खत्म हो जाएगी. ऐसा ही है. और आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी. देखिए इसको. और इसके एंड में ये हमेशा वन होता है. तो दैट्स व्हाई ये समझाने के लिए क्या होती है ना ये लिखे ना लिखे सब एक्स नॉट. ठीक है. जब भी हमारे पास हम कहते हैं ना कि एक्स नॉट जीरो वन क्यों है हमारे पास ये इक्वेशन एच थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स. सो इधर एक चीज मल्टीप्लाई है अगर ये x1 है ये x0 है but x0 is always equal to 1 so that's why we say that this term is equal to 1. ठीक है क्योंकि स्लोप को y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है थीटा नॉट. फिर आप अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू 1 करेंगे विद रिस्पेक्ट टू 1 तो अगर इसको देखें तो ये तो अगर सॉल्व करें उसी तरह जिस तरह पिछला में किया ना वो हो जाएगा प्लस इधर क्या रह जाएगा इधर सिर्फ एक टर्म रह जाएगा बाकी सारे जीरो हो जाएंगे. और वो टर्म क्या होगा हाँ टू नीचे आ जाएगा सबसे पहले और समेशन ये सारे. ठीक है जी. ऐसा ही होगा. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अगर इसको जरा देखें ना अगर ये है हमारे पास समेशन को ओपन करते हैं थीटा नॉट नहीं होगा थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री है स्क्वायर 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 ऐसा ही है ना. तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा वन इसको कर रहा हूँ तो ये सारे टर्म हो जाएंगे जीरोस. ये वाला टर्म क्या हो जाएगा टू थीटा वन ऐसा ही होगा इसे टू माइनस वन हो जाएगा ऐसा ही होगा. ठीक है ये वन हो जाएगा इनटू डी बाय डी ऑफ थीटा वन ये टर्म हो जाएगा वन सो टू ये रह जाएगा. ऐसा ही है. तो इसको अगर जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखें तो ये टू जो है ये इसको कैंसिल वन और टू इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई है ना ये टर्म ये इसके साथ भी है इस वाले साथ इसके साथ भी है ना तो वो टू जो है इस टू को कैंसिल कर देगा और आपके पास सिर्फ रह जाएगा वन ओवर एम. कुछ समझ आ रही है मैथ की अभी कुछ समझ आ रही है नहीं समझ आएगी ना वो पिछला वाला ग्रेडियंट डिसेंट हम कर चुके वो पढ़े तो फिर इसकी समझ आ जाएगी. ठीक है. जस्ट मतलब सिंपल इस चीज को डेरिवेटिव लेते हैं. ये जो टर्म है ना डी बाय डी ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेट कर रहे हैं इस पूरे टर्म और ये पूरा टर्म क्या है ये आपका कॉस्ट है अभी जो आपने पढ़ा रिज रिग्रेशन को नहीं. इस पूरे टर्म का हम ये कर लें डेरिवेट कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू थीटा. ठीक है जी. तो पहला थीटा है विद रिस्पेक्ट टू थीटा नॉट इसको करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा 2 करो बारी बारी करके. ठीक है. तो यही चीज जो है ये यहां बताई गई है कि कॉस्ट को डेरिवेट करो अल्फा उधर याद है अल्फा था थोड़ी देर पहले ये अल्फा इसके साथ है अल्फा. ठीक है. अल्फा के बाद वाला टर्म देखो अल्फा डेरिवेट करो कॉस्ट अभी जो आपने देखा ये सारा वही. ठीक है. अच्छा तो इससे आपके पास जो एक ये टर्म आ गया और फिर अगर विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 करते हैं या थीटा 2 करते हैं या थीटा 3 करते हैं तो उसकी जनरलाइज्ड इक्वेशन वो m जो है 1 by m वो अंदर मल्टीप्लाई हो गया
1 बाई m इसके साथ भी आ गया 1 लैम्डा बाई m। ठीक है, तो ये आपके पास जनरलाइज्ड एक फॉर्म आ गई। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है जी, वो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि if I somehow this equation, इसको तो मैं नहीं छेड़ सकता, दिस इज ऐसे ही है। इस टर्म में अगर मैं कुछ कॉमन ले, कॉमन क्या ले लूं कि दिस इज थीटा जे, ठीक है, और ये अल्फा इधर भी मल्टीप्लाई कर दूं, अल्फा इधर भी और इधर भी सब टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर, अल्फा विद दिस टर्म, अल्फा विद दिस टर्म, दो ही टर्म्स है ना अंदर, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये ज्यादा, ठीक है। इफ आई हैव दिस अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा इनटू 1 ओवर m, और इधर आ जाएगा अल्फा लैम्डा डिवाइड बाय m, समझ आइए। और मैं क्या करूं, अब मेरे पास ये टर्म है, ये टर्म है और ये टर्म है, तीन टर्म हो गए। अब इन तीनों टर्म को मैं ऐसे करता हूं कि इस टर्म को एज इट इज रहने देता हूं, नहीं छेड़ता, लेकिन क्या करता हूं कि इस टर्म और इस टर्म में थीटा जे कॉमन है और मैं थीटा जे को कॉमन ले लेता हूं। तो मेरे पास जो थीटा जे मैंने कॉमन लिया, दिस विल बिकम 1 माइनस, ठीक है, माइनस क्यों आया, बिकॉज ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, प्लस हो गया और इसको माइनस कर दिया, ठीक है, 1 माइनस, और फिर ये टर्म इससे थीटा जे कॉमन ले लिया ना, तो ये हो जाएगा अल्फा लैम्डा डिवाइड बाय m। कुछ समझ आ गई ये टर्म कैसे आए, ठीक है जी, ये आपने दो, अच्छा, और ये दूसरा टर्म जो है, अब जरा देखिए, पहले आपके पास क्या होता था, पहले हमारे पास होता था, अगर इसको मैं कंपेयर करूं ग्रेडियंट डिसेंट जो हमने पढ़ा है, वो ग्रेडियंट डिसेंट होता था थीटा जे, अपडेट करो, थीटा जे माइनस अल्फा 1 ओवर m, यही वाला एग्जैक्टली यही होता, ग्रेडियंट डिसेंट अगर आपको याद है वो एग्जैक्टली यही होता, ठीक है। लेकिन अब जो है, अब इस थीटा जे को रिप्लेस कर दिया आपने इस, और ये जो वैल्यू है आपके पास 1 माइनस, ये जो आती है अल्फा इनटू अल्फा इज द लर्निंग रेट इनटू लैम्डा डिवाइड बाय m, इसकी वैल्यू हमेशा आती है बिटवीन 1 एंड 0, इसकी वैल्यू हमेशा 1 और 0 के दरमियान आती है, क्यों, बिकॉज ये लर्निंग रेट आपका हो गया मल्टीप्लाई विद, ये भी 0 से कम या इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, हमने कहा ना, याद है बहुत छोटी वैल्यू लेते थे लर्निंग रेट, लैम्डा हमने कहा कि इसकी बेस्ट प्रैक्टिस के 0 और 1 के दरमियान वैल्यू लो, और m की वैल्यू जितने सैंपल्स हैं, इंस्टेंसेस कितने, डेटा सेट कितना पड़ा है, वो हो गया, तो ये वैल्यू हमेशा 1 और 0 के दरमियान आई, ये 1 और 0 के दरमियान आई, तो आपने 1 से कुछ वैल्यू माइनस की, तो इधर आपकी जो ये 1 माइनस ये जो वैल्यू आएगी ना, ये भी हमेशा 1 और 0 के दरमियान आएगी, कुछ समझ आ रही है बात की। अब आप देखिए 1 और 0 के दरमियान एक वैल्यू आई और उसको आपने मल्टीप्लाई किया थीटा जे से, और फिर उसको माइनस आप कर रहे हैं इस तरफ से, पहले इसको डायरेक्ट माइनस कर रहे हैं, अब इसकी वैल्यू कुछ बढ़ती है, मतलब ये थीटा जे में थीटा जे से ज्यादा होती है, बिकॉज़ थीटा जे मल्टीप्लाई विद सम वैल्यू, वो वैल्यू आती है उसको माइनस कर रहे हैं, वो अपडेट होके उधर जाती है। तो अब अगर इसको देखें तो ये आपको शो कर रहा है कि ग्रेडियंट डिसेंट में रेगुलराइजेशन कैसे परफॉर्म हो रही है। आपके पास ऑब्वियसली पहले थीटा जे से एक वैल्यू माइनस होती है, अब ये जो थीटा जे में नई वैल्यू आ रही है, ये थीटा जे मल्टीप्लाई विद सम वैल्यू, कोई बड़ी वैल्यू है, अब वो थीटा जे से, अब जो नेक्स्ट वैल्यू इससे जो आंसर आ रहा है वो ग्रेटर देन थीटा जे है, थीटा जे से बड़ी वैल्यू, ठीक है जी, उससे आप ये माइनस कर रहे हैं जो आपके पास डेरिवेशन है उसकी कॉस्ट की पिछली जो, अब बड़ी वैल्यू माइनस, पहले जो फिक्स्ड वैल्यू होती थी भाई वो आपने माइनस की, तो ऑलरेडी आपको अपडेट जो हुआ ये कंपैरेटिवली आपके पास इसकी वैल्यू कम हुई, लेकिन उस तरह कम नहीं हुई जो जिस तरह पहले होती थी,
ठीक है. So this is one, as long as you don't do it on on some Python script खोलें और इसको करें, so इसकी इम्प्लीमेंटेशन खुद करें तो आपको समझ आ रही होगी कि हो क्या रहा है. एंड आई विल रिकमेंड टू यूज जुपिटर नोटबुक कि आपको जब कुछ कर रहे हैं तो उसी टाइम नजर आ जाए कि भाई ये हो क्या रहा है. इंस्टेड के फुल प्रोग्राम रन करते हैं और फिर देखते हैं तो इट्स बिकम्स अ लेंथी प्रोसेस. अच्छा जी, अब ये सारी चीजें आप जो है इसको कर सकते हैं यूजिंग योर नॉर्मल इक्वेशन. नॉर्मल, ठीक है जी. रेगुलराइजेशन यूजिंग नॉर्मल इक्वेशन. नॉर्मल इक्वेशन को क्लोज्ड फॉर्म इक्वेशन भी कहते हैं. अच्छा, ये याद रखिएगा. सो कैसे कर सकते हैं? अगर आपको अपनी इक्वेशन याद है तो क्या था वो इक्वेशन? कुछ याद है आप लोगों को? हाँ, फिर हाँ, x ट्रांसपोज अगेन एंड y. शायद ये इक्वेशन थी. x इंटू एक्स ट्रांसपोज, फिर इसका इनवर्स मल्टीप्लाई विद x ट्रांसपोज इंटू y. ऐसा था. ठीक है जी. अच्छा, इसमें मैं इसको थोड़ा सा यू लिखता हूं ना कि हमें थोड़ा सा वो क्या हो जाए कि कुछ चीजें नजर आ जाए. हाँ, x इंटू एक्स ट्रांसपोज. ठीक है जी. फिर इसका इनवर्स इंटू एक्स ट्रांसपोज इंटू वाई. अब जब रेगुलराइजेशन अगर आपने यूज करनी है तो आप क्या करोगे कि इधर आप ले आओगे एक प्लस रेगुलराइजेशन पैरामीटर. अभी आपने पढ़ा कि क्या होगा, और इधर आ जाएगा ए. अब ये ए क्या है? इट इज नॉट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स वैसे जानते हैं क्या होता है? डायगोनल्स पे वन. ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. फॉर एग्जांपल 3 क्रॉस 3 होगा ना, एक ही जितना होता है. ठीक है जी. सो फॉर एग्जांपल अगर 3 क्रॉस 3 है, 2 क्रॉस 2 है, हैं? ठीक है, तो ये होगा 1 1 1, बाकी सब जीरोस. तो ये आपके पास क्या हो गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. लेट्स कॉल इट आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अगर ये मेरे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इससे मैंने ए पे जाना है, ये जो ए में यहां बता रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं बनाऊंगा 3 प्लस 1 क्रॉस 3 प्लस 1. जिसका मतलब ये है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स उठाओ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1. फाइन, ठीक है जी, ये बात ठीक है. लेकिन आप ये कर दें कि इधर भी 3 जीरो लगा दो, और हाँ, और टॉप पे भी 3 जीरोस लगा दो, और ये भी फिल कर दो जीरोस. अब ये जो हो गया, दिस इज नाउ ए. कुछ समझ आइए? डायगोनल मैट्रिक्स ही है, ये डायगोनल है, बट इसके इर्द गिर्द जीरोस लगा. इसको मैं कहूंगा ए. अगर आपको इसको सॉल्व करना है यूजिंग रेगुलराइजेशन करनी है यूजिंग नॉर्मल इक्वेशन, सो दिस इज हाउ यू डू इट. बाकी सब कुछ सेम है. ये चीज, दो चीजें ऐड हो जाएंगी और ये आपको पता है कि ए, अब आपको पता लगे कि ए क्या है, ए को मैं कैसे जनरेट करूंगा. ठीक है जी. सो दिस इज हाउ यू डू. सो डू वन थिंग. इफ ग्रेडियंट डिसेंट इज डिफिकल्ट फॉर यू इनिशियली, कि मैं नहीं कर सकता, सो रेगुलराइजेशन को परफॉर्म कर लो नॉर्मल इक्वेशन से. नॉर्मल इक्वेशन में तो 1 मिनट में हो जाता है. कुछ लाइंस का कोड होता है, ऐसे ही होता है ना फिजरा. तो आप ऐसे कर लेना कि इसको जरा देख लें और देखें कि इससे क्या इफेक्ट पड़ा. लैम्डा की वैल्यू को बढ़ाएं, पहले 0.0001 रखें, फिर थोड़ा सा बढ़ाएं, देखें क्या हो रहा है, उसका इफेक्ट प्लॉट करते जाएं. ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा उठाएं और उस पर देखें कि क्या हो रहा है. ठीक है जी. एनीवे, सो अच्छा, ये हम वैसे क्यों कर रहे हैं, इधर इनवर्स क्यों, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों नहीं ले रहे हैं? ये इसलिए नहीं ले रहे हैं बिकॉज कि हम इसमें उससे बचना चाहते हैं कि आपने अगर वो पढ़ा हो ना शुरू में, नॉर्मल इक्वेशन की जब हम बात कर रहे थे, हमने तो उसमें बात नहीं की, लेकिन इसमें एक चीज होती है कि नॉन इन्वर्टेबल. आपके पास जो ये वाला होता है रेज़ टू द पावर -1, जब इससे पहले अगर ये नहीं था
तो ये हर आपके पास हर मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टेबल होना जरूरी नहीं है कि वो इन्वर्टेबल उसका इन्वर्स पॉसिबल हो, कुछ का इन्वर्स पॉसिबल नहीं भी होगा। ये जो है जब आप ये चीज ऐड करते हैं इसमें आप उससे बच जाते हैं। आपका भी हर जो वो होगा ना, क्या कहते हैं, हर मैट्रिक्स वो उसका इन्वर्स निकलेगा। ठीक है जी। तो ये इससे हमें ये एक फायदा हो गया कि जो हमारे पास रेगुलराइजेशन है इसमें हम वो नॉन इन्वर्टिबिलिटी से बच जाते हैं। अच्छा जी, इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन बस ये क्विकली देख लेते हैं, मेरे ख्याल से ये उसी तरह ही है। इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन इफ यू वांट टू डू इट, सो इट इज आल्सो द सेम थिंग कि यू ऐड दिस टर्म। अगर हम रिज रिग्रेशन की बात करते हैं, सो हमें आपको याद है ना कॉस्ट फंक्शन उसका लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, जस्ट ये ऐड करते हैं जिस तरह अभी लीनियर रिग्रेशन के लिए किया है। लेकिन द ओनली डिफरेंस वुड बी कि अगर हम अगर ग्रेडियंट डिसेंट को देखें तो दीज आर द इक्वेशंस, एग्जैक्टली वही इक्वेशन है जो अभी आपने पढ़ी है। ये अभी थोड़ी देर पहले रिज रिग्रेशन के लिए देखा, ठीक है। रिज रिग्रेशन फॉर लीनियर मॉडल्स, रिज रिग्रेशन अभी आपने देखा ना, ठीक है ना। उसमें आपने देखा फॉर जब उसके लिए लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ये हम लॉजिस्टिक के लिए करें। सो लॉजिस्टिक में कॉस्ट फंक्शन डिफरेंट हो जाता है, लेकिन आपके पास इक्वेशंस वही आ रही है ग्रेडियंट डिसेंट की जो लीनियर रिग्रेशन की। सो इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है, सिर्फ इस टर्म का डिफरेंस है। उसमें ये टर्म क्या होता था, थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स, इस तरह कुछ होता था। इधर ये क्या होगा, बस सिर्फ रेट 1 divided by 1 plus e raised to the power theta transpose x। ठीक है जी, आई थिंक वी शुड एंड हियर बिकॉज स्लाइड्स भी खत्म हो गए और स्लाइड्स नहीं है इसके बाद। सो थैंक यू सो मच।